नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं पराग मिल्क फूड कंपनी की। तो इसमें आज के वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिज़नेस में के बारे में, जो-जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या-क्या उनके ब्रांड्स हैं, उनके बारे में, कहाँ कंपनी सामान बेचती है, उस सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे जिसमें हम उसके ग्रोथ रेट, उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो किस तरह है, उनका डेट टू इक्विटी कैसा है, उनका रिटर्न रेशियोज़ किस तरह है, तो उस सब की बात करेंगे। उसके बाद हम कंपनी के वैल्यूएशंस जो कि हम प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक रेशियो के बेस पे एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि आज की डेट में वैल्यूएशंस महँगा है, सस्ता है या ठीक-ठीक है। उसके बाद हम कंपनी के टेक्निकल्स की बात करेंगे जिसमें हम बेसिक देखेंगे कि आज की डेट में प्राइस ट्रेंड जो है वो किधर को है, ऊपर को है, नीचे को है या साइडवेज़ है, तो उससे हमें पता चलेगा कि प्राइस मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। उसके बाद हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स और की रिस्क फैक्टर्स की, जो कि कंपनी का इन फ्यूचर ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली, यानी कि जो ऐसे फैक्टर्स जो कि इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं और इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ को इम्पैक्ट भी कर सकते हैं, उनकी हम बात इनमें करेंगे। उसके बाद एट द एंड में वीडियो को समराइज़ करूँगा जिसमें कि मैं फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और टेक्निकल्स के बेस पे कंपनी को रेट करूँगा। सपोज़ मेरे को वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं तो मैं वैल्यूएशन को ग्रीन से रेट करूँगा, वैल्यूएशन खराब लग रहा है तो उनको रेड से रेट करूँगा और अगर वैल्यूएशन ठीक-ठाक है तो हम उन्हें येलो कलर से रेट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए रेगुलर ऐसा ही वीडियो लेके आता रहूँगा जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्टॉक को डिफरेंट एस्पेक्ट से खुद किस तरह से एनालाइज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और सबसे हम पहले बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। तो बेसिकली कंपनी जैसा कि आपको नाम से पता हो लग गया होगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स और उसके साथ-साथ वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स में ऑपरेट करती है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स योगर्ट हो गए, अपना दही हो गया, चीज़ हो गया, उसके बाद फिर पनीर हो गया, उस सब में और साथ ही साथ फ्लेवर्ड मिल्क और उसके बाद वे प्रोटीन में कंपनी का जो ब्रांड है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने कंपनी के ब्रांड्स की फ़ोटो लगाई है। तो कंपनी गोवर्धन, गो, अवतार और प्राइड्स ऑफ काओ, इन इन 4 ब्रांड्स में ऑपरेट करती है। इनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपने भी कुछ ना कुछ कंज़्यूम किया होगा, मे बी गोवर्धन और गो जो दिया है काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में। और उसके साथ-साथ जो नए बिज़नेसेज़ हैं, नए ब्रांड्स हैं कंपनी के, वो हैं अवतार और प्राइड्स ऑफ काओ। तो अवतार में कंपनी वे प्रोटीन जो पाउडर है वो सेल करती है। उसके साथ-साथ नए-नए जो भी जो प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट है वो अवतार ब्रांड के अंडर कंपनी लॉन्च कर रही है। और प्राइड्स ऑफ काओ में मिल्क वगैरह और साथ ही रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी वहाँ पे लॉन्च कर रही है। तो ये कंपनी के बेसिक 4 ब्रांड्स हैं जिसमें कंपनी डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और वे प्रोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बेचती है। तो कंपनी सेल्स देयर डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड गोवर्धन, गो एंड प्राइड्स ऑफ काऊ, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। उसके बाद वे प्रोटीन इज़ सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम अवतार और साथ ही साथ वे प्रोटीन रिलेटेड और भी कई सारे प्रोडक्ट जो है कंपनी ला रही है, जैसे कि प्रोटीन बार्स हो गई या फिर और जो भी चीज़ में प्रोटीन डल सकता है, तो वो सब चीज़ें जो है कंपनी इस ब्रांड के अंडर ही लॉन्च कर रही है इन फ्यूचर, जो कि हाई मार्जिन और हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम देखें, बोथ प्राइड्स ऑफ काऊ और अवतार आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट्स। तो ब्रांड सॉरी, तो ये दो ब्रांड इसलिए भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है क्योंकि आज की डेट में बेस छोटा है, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली ये दोनों ब्रांड शुरू किए हैं पिछले 3-4 सालों में और उसकी वजह से बेस छोटा होने के कारण ये दोनों ब्रांड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इसकी कि हम बात जो अभी की डेवलपमेंट्स है वहाँ पे हम बात करेंगे। उसके साथ-साथ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इनकी कैटेगरीज़ जो है वो ग्रो कर रही हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपने ये देखिए, तो यहाँ पे Q1 टू FY 26 की अगर हम बात करें तो 57% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो उनके न्यू एज बिज़नेस है जैसे कि अवतार और प्राइड्स ऑफ काऊ जिसमें आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो लिक्विड मिल्क में 12% का ग्रोथ है। जो इनके कोर कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे चीज़ है, घी है, पनीर है, वो सब, उसमें लगभग 14% का वैल्यू ग्रोथ है। ये वैल्यू वैल्यू टर्म में, ना कि वॉल्यूम टर्म्स में। उसके बाद अगर हम इनका देखें जो मिसलेनियस प्रोडक्ट्स हैं जैसे फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, ग्रीक योगर्ट, उस सब का जो सेल है वो अराउंड 60% है। तो ये इनका, ये देखिए अगर आप इस सेगमेंट का और इस सेगमेंट का रेवेन्यू देखेंगे तो 75 करोड़ और 86 करोड़। तो ओवरऑल अगर हम Q1 का रेवेन्यू देखें तो वो अराउंड आई थिंक कितना बनता है ये, 1 मिनट सेकंड, यहाँ पे हम पूरा देखते हैं कि इनका Q1 का आई थिंक 852 करोड़ का रेवेन्यू है और उसमें से सिर्फ अराउंड 150 करोड़ के आसपास इन 2 सेगमेंट्स में आता है, यानी कि 20% के आसपास है ये पूरे रेवेन्यू का। और इसी वजह से ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि बेस यहाँ पे छोटा है। उसके बाद अगर हम बात करें जो इंग्रीडिएंट और एसएमपी जो इनका बल्क में जो सेल करते हैं ये मिल्क, वो उस मिल्क पाउडर उसमें जो है वो डीग्रोथ हुआ है 23% का। तो उसके बावजूद भी कंपनी ने Q1 में आई थिंक कितना, शायद 12% का ग्रोथ दिया है। तो वो सेगमेंट में डीग्रोथ होने के बावजूद भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया क्योंकि इनके जो न्यू एज बिज़नेस है और जो अदर नए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इन्होंने लिवो ब्रांड लॉन्च किया है जो फ्लेवर्ड मिल्क में है रिसेंटली, और उसके साथ इनकी कोर कैटेगरीज़ भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं।
तो ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी हैज़ 22% मार्केट शेयर इन ब्रांडेड काऊ घी, तो 22% मार्केट शेयर है कंपनी का जो काऊ घी है उसमें। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ सेल्स जो है आज के डेट में इंडिया से आता है, और एक्सपोर्ट जो है सिर्फ 1% आता है, और इन फ्यूचर कंपनी एक्सपोर्ट को और बढ़ाना चाहती है यहाँ से, जिसकी कि हम बात की डेवलपमेंट्स में करेंगे कि कंपनी एक्सपोर्ट को किस तरह से बढ़ाना चाहती है या कहाँ पे लेके जाना चाहती है, उसकी बात हम की डेवलपमेंट्स में करेंगे। तो ये बेसिक सा एक नॉर्मल सा बिजनेस है, जो कि आप लगा लें कि हैट्सन एग्रो और डोडला डेयरी उस टाइप की कैटेगरी में कंपनी आती है। अमूल हो गया, तो उनके जो कॉम्पिटिटर है, ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर तो नहीं है, क्योंकि कुछ कैटेगरीज और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कंपनी के जो कि उनसे इंटायरली डिफरेंट है, और जो मोड ऑफ सेल्स है वो भी इनका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो बी टू सी, यानी कि बिजनेस टू जो कंज्यूमर, सॉरी डी टू सी, यानी कि जो कंज्यूमर को सेल करते हैं, वो आई थिंक अराउंड 65% है। और जो ये इंस्टीट्यूशंस को सेल करते हैं, जैसे कि इनका जो सेल है बी टू बी भी है, जैसे चीज़ वगैरह ये सब वो बी टू बी कस्टमर्स को भी सेल करते हैं, जैसे डोमिनोज हो गया या और काफ़ी सारे होटल्स हो गए, कुछ कैफ़ेज़ हो गए, तो उनको भी ये प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं। तो वहाँ का जो शेयर है वो 35% है। यहाँ पे अगर आप देखें, तो इनका बी टू बी जो शेयर है वो 35% और बी टू सी जो सेल्स है वो 65% है। तो डायरेक्ट कंज्यूमर को जो सेल है वो अराउंड 65% है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़, जहाँ पे ये आई थिंक 90% और यहाँ उससे भी ज़्यादा सेल है जो बिज़नेस टू कंज्यूमर है। और उसी वजह से ये जो कंपनी है पराग मिल्क फूड, इसके जो वर्किंग कैपिटल डेज़ है वो एज़ कम्पेयर टू पीयर्स काफ़ी हाई है। आई थिंक नॉर्मल जो इस इंडस्ट्री जो ऑपरेट करती है वो आई थिंक कुछ कुछ कंपनीज़ नेगेटिव में भी ऑपरेट करती है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में, लेकिन नॉर्मल जो है वो 20 डेज़ के आसपास है, 15 टू 20 डेज़। लेकिन पराग मिल्क फूड का यही जो वर्किंग कैपिटल डेज़ है वो अराउंड 60 डेज़ है, और ये एक थोड़ा रिस्क फैक्टर भी है, जिसकी वजह से इनके कैश फ्लोज़ थोड़े डगमगाए हुए हैं। उसकी भी हम बात वीडियो में आगे करेंगे। तो चलिए, अगर आप बिज़नेस के बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करेंगे और मार्जिन्स की, जो कि पिछले 5 साल और पिछले 4 क्वार्टर में किस तरह से रहे हैं, उनकी हम बात करेंगे। फिर हम पिछले 5 साल के रिटर्न रेशियोज़, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, कि वो किस तरह से पिछले 5 साल में चेंज हुआ है। और उसके बाद हम फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि हमें बताता है कि कंपनी जो ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है, उसको कितना वो कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। तो इस रेशियो की बात करेंगे। फिर एट द एंड हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये कोविड के दौरान यहाँ पे डीग्रोथ हुआ था, तो जिस वजह से बेस भी थोड़ा छोटा हो गया, और उसके बाद पिछले 4 सालों में अच्छा ग्रोथ हुआ है, और इवन पिछले 4 जो क्वार्टर है वहाँ पे भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है रेवेन्यू टर्म्स में। पैट में थोड़ा-सा यहाँ पे अगर आप देखें, तो जून के क्वार्टर में 1% का ग्रोथ है, जो कि थोड़ा कम है, क्योंकि मानसून की वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री में ही इम्पैक्ट हुआ है यहाँ पे मार्जिन्स का। तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन जो है वो कम हुआ है, और उसके साथ-साथ मिल्क के प्राइसेज़ आई थिंक इंक्रीज़ हुए थे, तो उस वजह से इनका जो मार्जिन है वो इम्पैक्ट हुआ है यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा ग्रोथ अच्छा है, पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो ग्रोथ अच्छा है यहाँ पे। मार्च 2021 और 2022 में यहाँ इन्होंने डी-ग्रोथ दिखाया था, नेगेटिव ग्रोथ दिखाया था, सॉरी, जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो नेगेटिव हो गई थी यहाँ पे अगर आप देखें। तो ये देखिए, तो 2022 में ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी ने नेगेटिव 436 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई थी, लॉस दिखाया था, यानी कि उसके बाद जो पैट लेवल पे 532 करोड़ का लॉस था, उस वजह से इन्होंने पिछले 2 सालों में जो है वो टैक्स भी थोड़ा कम पे किया है, क्योंकि ये लॉस जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो टैक्स नहीं देना पड़ता कंपनीज़ को। तो यहाँ पे रीज़न क्या था, इन्होंने जो कोविड के दौरान काफ़ी सारे इन्वेंटरी इकट्ठा कर लिया था चीज़ का या और काफ़ी प्रोडक्ट्स का, जो कि ये बेच नहीं पाए, उस वजह से इन्होंने अपनी इन्वेंटरी राइट ऑफ किया था यहाँ पे, तो उस वजह से इनको लॉस दिखाना पड़ा था। तो इनके जो प्रोडक्ट है, जैसे कि नॉर्मल डेयरी का क्या होता है कि लिक्विड मिल्क बनाया और उसको फ्लेवर्ड मिल्क में कन्वर्ट किया या योगर्ट में कन्वर्ट किया, तो उसको बेच दिया। इनका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली चीज़ है, तो चीज़ को आई थिंक 6 से 9 महीने की टाइम लगता है अच्छे से बनाने में, तो उस वजह से इनका इन्वेंटरी बिल्डअप ज़्यादा हो गया था, और उस दौरान जो इनके होटल्स, कैफ़ेज़ और ये सब भी बंद थे कोविड के दौरान, तो उस वजह से भी इनका सामान बिक नहीं पाया, और जो एक्सपायरी डेट जब आई तो उनको वो सब राइट ऑफ करना पड़ा। वहाँ पे उस वजह से इन्होंने वहाँ पे लॉस रिपोर्ट किया था, और उसी वजह से इनके कैश फ्लोज़ भी अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये देखिए, हाँ, तो ये अगर आप देखें तो 2022 और 2023 में कैश फ्लोज़ बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुए थे, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो इनके जो इन्वेंटरी डेज़ थे वो, यहाँ पे अगर आप देखें, तो पहले तो 2022 में तो सीधा ही लॉस था ऑपरेशन से ही। तो उसके बाद फिर अगर हम देखें, तो पेबल्स तो पे करने थे, लेकिन इन्वेंटरी और
रिसीवेबल्स जो है उनमें प्रॉब्लम आई। उसके बाद सेम प्रॉब्लम सॉरी यहाँ पे नॉर्मल थे इन्वेंटरीज़ और वो, लेकिन अगले साल 2023 में जब प्रॉफिटेबिलिटी तो आ गई, लेकिन इनको जो इन्वेंटरी है वो बिल्डअप हुआ और उसके साथ-साथ रिसीवेबल्स जो उन्होंने बिज़नेसेस वगैरह से लेने हैं वो डिले हो गए, और साथ ही साथ पेबल्स जो है उन्होंने थोड़े इनको पे करने पड़े टाइम पे ही, तो उस वजह से इनके जो 2022 और 2023 में इनके जो कैश फ्लोज़ है वो थोड़े खराब हो गए। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो 2020 में भी थोड़ा-सा इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था कंपनी को, और उससे पहले 2017 में भी, लेकिन पिछले 2 सालों में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया। और इन फ्यूचर मैनेजमेंट बोल रहा है कि इन्वेंटरी ये अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए इन्होंने शायद टेक्नोलॉजी भी अपडेट किया कि कितनी इन्वेंटरी कब चाहिए, उसका इनको पता लग सके, ताकि इन फ्यूचर ऐसा राइट ऑफ ना आए। तो ये एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो स्टॉक को भी बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ओवरऑल ग्रोथ पिछले 3-4 सालों में अच्छा दिख रहा है। एक तो लो बेस था, और उसके साथ-साथ कंपनी ने कुछ चेंजेस भी किए हैं, और नए बिज़नेसेस हैं वो भी थोड़ा-थोड़ा स्केल करने लगे हैं। और उसके बाद अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो 5 साल का एवरेज है 6.62, और एफवाई 25 में 7.4 थे, और पिछले 4 क्वार्टर में लगभग इनको अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये देखिए, तो ये 7%, तो बेसिकली 7 से 8% के आसपास मार्जिन जो है वो आने लग गए हैं, जो कि इनके आई थिंक 4 से 6% थे 1-2 साल पहले, और यहाँ पे तो नेगेटिव हो गए थे। लेकिन कोविड से पहले जो थे वो 9 से 10% का भी कंपनी ने मार्जिन किया है, तो यहाँ से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है तो मार्जिन दोबारा से 10% तक जा सकते हैं आने वाले 1 से 2 सालों में। ये कंपनी की कमेंट्री है इन देयर कॉन कॉल। उन्होंने बोला है कि ये जो आज के डेट में आपको 7-8% के आसपास मार्जिन दिख रहे हैं, ये इन फ्यूचर वो चाहते हैं कि आने वाले 1-2 सालों में 10% के आसपास पहुँचे, और उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे इनके जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं, न्यू एज बिज़नेसेस हैं, जो व्हे प्रोटीन हो गया, या जो इनके कोर कैटेगरी है जिसमें पनीर हो गया या और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गए, तो वो जैसे-जैसे स्केल करेंगे उनमें मार्जिन्स हाई हैं। तो कंपनी का एस्पिरेशन ये है कि 12 से 13% तक मार्जिन ले जाए जाएँ, यानी कि मिड टीन्स, यानी 13 टू 14% तक मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि अगर इनके वो बिज़नेस स्केल होता है तो वहाँ तक मार्जिन जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी ये वहाँ तक जाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वहाँ तक जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा कंपनी के पर्सपेक्टिव से, और इनके जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगेन ये मैनेजमेंट की कमेंट्री, ऐसा होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद अगर हम 10 साल की एवरेज देखें तो 7.38 है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ है, ये जो -21% है इसको मैंने हटा के ये एवरेजेस कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि ऐसा ये वन ऑफ इवेंट था। अगर ये इवेंट एक बार फिर आता है तो फिर उसको हमको सीरियसली लेना होगा, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें 10 साल की हिस्ट्री है तो कभी ऐसा राइट ऑफ नहीं आया। तो कोविड के दौरान ये प्रॉब्लम हुआ था, तो हम उसको एक बोल सकते हैं कि एक वन ऑफ इवेंट था, उसको इग्नोर कर सकते हैं हम फॉर द मोमेंट। अगर ऐसा इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आता तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो अगर 11 सालों में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया पहले, तो एक एक बार तो ऐसा कभी ना कभी हो भी जाता है। और उसके साथ-साथ कोविड भी था उस दौरान, तो काफ़ी सारे कैफ़ेज़, काफ़ी सारे होटल्स वगैरह बंद थे, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आई कंपनी को। तो अगर मार्जिन्स देखें तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे-धीरे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4%, फिर 6%, फिर 7%, और आज के डेट में 7.4% है एफवाई 25 में, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 10% के आसपास जाने का, तो मार्जिन भी ओवरऑल ठीक है। तो अगर हम रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये देखिए आप, रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी लो है। हालाँकि 2025 में 14.3% का आरओसीई ज़रूर गया है, लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है ये। उसका रीज़न क्या है कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम थे, और इनका जो इन्वेंटरी बिल्डअप है वो भी यहाँ पे हो गया, उसकी वजह से ये यहाँ पे नेगेटिव आरओसीई था। और सेम आप अगर ट्रेंड देखें तो आरओई में भी यही ट्रेंड है कि काफ़ी खराब आरओई था, और यहाँ पे थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन आज भी एज़ कम्पेयर टू इनके, जो अगर हम डोडला डेयरी की बात करें या हेरिटेज फूड की बात करें या हेटसन की बात करें, जहाँ पे 18, 19, 20% के आसपास ये रिटर्न रेशियोज़ हैं, आरओई और आरओसी, तो उनके कंपैरिज़न में इनके थोड़े से कम है। लेकिन कंपनी गाइड कर रही है जैसे-जैसे मार्जिन इंप्रूव होंगे, जैसे-जैसे जो उनके नए प्रोडक्ट हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में और अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये जो इनके रिटर्न रेशियोज़ है वो अच्छा होने की संभावना है। और इन फ्यूचर जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली बी टू सी प्रोडक्ट्स हैं, तो जैसे-जैसे वो स्केल करेंगे, इनका जो इन्वेंटरी जो इनको वर्किंग कैपिटल के लिए कैपिटल चाहिए वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि कैपिटल भी कम होगा और मार्जिन भी हाई होगा, तो बेसिकली ये 20% के आसपास जा सकता है आरओसी। अगेन अगर जाता है तो ये काफ़ी अच्छा होगा कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि आज के डेट में वैल्यूएशंस उतने महँगे नहीं है, जिसकी हम बात वैल्यूएशंस में करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे ठीक-ठाक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें दिख रहा है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव से शुरू हुआ 8.6, 11.1 और 14.3, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखना होगा यहाँ से कितना और इम्प्रूव हो पाता है। और सेम ट्रेंड आरओई में भी है कि नेगेटिव था यहाँ पे, फिर 6.5% गया, 9.97 और अगेन 11.63 है एफवाई 25 में। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ये दोनों रेशियोज़ यहाँ से इम्प्रूव होंगे।
उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 साल काफ़ी खराब थे। ये वन ऑफ भी आप ले सकते हैं, तो इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर ऐसा इवेंट दोबारा होता है तो प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, और उससे पहले 2021 में भी कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ठीक था। और उसके बाद अगर हम देखें एवरेज तो कम आएगी, क्योंकि ये 2 साल जो थे काफ़ी खराब थे यहाँ पे अगर आप देखें। तो ये देखिए, तो -190 और -149 ये 2 साल काफ़ी खराब थे, उस वजह से इनका एवरेज भी कम हो गया, लेकिन पिछले 2 सालों में इम्प्रूवमेंट है, और इन फ्यूचर अगर ऐसा इवेंट नहीं आता है तो ओवरऑल कैश फ्लोज़ ठीक हैं। लेकिन अगर इन दोनों को हटा के देखें तो अच्छे लग रहे हैं, इन दोनों को लगा के देखें तो खराब लग रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपको ये चीज़ इग्नोर करनी है, या आपको आप इस चीज़ को कितना सीरियसली लेते हैं। मेरा काम था आपको बताना कि यहाँ पे नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ओवरऑल ठीक-ठाक लग रहा है अगर आप एवरेज देखें, लेकिन पिछले 2 सालों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आया है। फिर अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट जो है वो 381 करोड़ का था 2021 में, 518 का हुआ, 589 का हुआ, 611 का हुआ, 615 का हुआ। तो डेट लगातार इंक्रीज़ किया है, और ये होता ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे, जो जब यहाँ पे इन्वेंटरी राइट ऑफ किया तो उसको उसका पैसा कहीं न कहीं से तो लाना था ना कंपनी को, तो वो कंपनी ने डेट उठाया वहीं से। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2022 में सबसे ज़्यादा डेट में बढ़त दिखी, उसके बाद कंसिस्टेंटली डेट ऊपर को गया, क्योंकि कैश फ्लोज़ वहाँ पे नेगेटिव हो गए थे। और उसके बाद कंपनी की अगर आप बुक वैल्यू भी देखें यहाँ पे, तो ये देखिए, तो 2020 में 827 करोड़ की थी, उससे पहले ये देखिए लगातार बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे जब राइट ऑफ आया तो 2022 में वो साढ़े 800 करोड़ का जो रिजर्व्स थे लगभग, वो 460 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो उसके बाद अब इम्प्रूव ज़रूर किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से इनका स्टॉक भी बुरे तरीके से क्रैश किया था। आई थिंक 21 के आसपास, 21 और 22 के आसपास, ये देखिए अगर आप देखें तो ये देखिए 2022 में ही स्टॉक ने बॉटम बनाया था। तो उसके बाद स्टॉक ने उसके बाद अच्छी रैली दिखाई है, लेकिन ये जो था ये सब वो इन्वेंटरी राइट ऑफ जो 2022 में कंपनी को करना पड़ा, उसकी वजह से ये सब हुआ है। और अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमें ज़रूर दिखा है। ये देखिए 2020 से 1 से 2022 में ऊपर गया, लेकिन उसके बाद देखिए आप 0.93, 0.73, 0.67, 0.6, मतलब लगातार कंपनी जो है वो अपना डेट पे ऑफ कर रही है। यहाँ पे डेट जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ठीक लग रहा है, डेट उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में डेट देखेंगे तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप डेट टू इक्विटी के हिसाब से देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, आप देखें कि ग्रोथ पिछले 3 सालों में इम्प्रूवमेंट हुआ है ग्रोथ में। उसके बाद अगर हम देखें मार्जिन में पिछले 3 साल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। रिटर्न रेशियोज़ में पिछले 3 साल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें कैश फ्लो में पिछले 2 सालों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें डेट टू इक्विटी में भी पिछले 3 सालों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स कंपनी के इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में भी कंपनी के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू देयर पीयर्स। लेकिन अगर 1-2 साल और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है कंपनी, तो ये फंडामेंटल्स जो है वो बहुत जल्द बदल जाएँगे। ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो ठीक-ठाक लग रहे हैं, उतने कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, और उसका रीज़न वही है कि जो 21 और 22 में प्रॉब्लम हुई थी कंपनी को इन्वेंटरी की, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है। तो अगर उसको हम इग्नोर करें तो उसके अलावा फंडामेंटल्स ओवरऑल ठीक-ठाक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब हम आ जाते हैं वैल्यूएशंस पे। तो वैल्यूएशंस भी उतने महँगे नहीं हैं अगर हम देखें तो 29 टाइम्स में है, क्योंकि इनके जो पीयर्स हैं, हटसन हो गया, वो तो 100-100 टाइम पे पहुँच गया था, वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 29 टाइम्स इज़ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, बट स्टिल ओके। उसके बाद अगर हम एवरेज देखें तो 23.7 टाइम्स है, 24 टाइम्स है 10 साल की, तो 5 साल की एवरेज लगभग 24 टाइम्स के आसपास एवरेज है। एवरेज से ऊपर चल रहा है, तो थोड़ा-सा महँगी साइड है, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन उतने बुरे नहीं है। और सेम अगर प्राइस टू सेल में भी देखें तो वन टाइम प्राइस टू सेल्स है। और अगर ये जो इनके मार्जिन है वो इम्प्रूव होते हैं, सपोज इबिटा मार्जिन 10% पे चले जाते हैं, तो ये जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आपको दिख रहा है, ये 20 टाइम्स के आसपास आ जाएगा। यानी कि अगर मार्जिन इम्प्रूव होते हैं तो ये वैल्यूएशन सस्ते नजर आएंगे आपको, क्योंकि प्राइस टू सेल्स अगर हम देखें तो ठीक लग रहा है, वैल्यूएशन उतना महंगा नहीं है। सेम प्राइस टू बुक में भी देखें तो प्राइस टू बुक थोड़ा सा हायर साइड में लग रहा है, क्योंकि इनका बुक वैल्यू जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो 2022 में इम्पैक्ट किया था, उसकी वजह से इनका जो बुक वैल्यू है, जो प्राइस है, वो एवरेज एवरेज जो है वो कम नज़र आता है, एवरेज जो है वो ज़्यादा नज़र आता है यहाँ पे अगर आप देखें 10 साल के पर्सपेक्टिव से। तो उसके बाद यहाँ पे बुक वैल्यू जो है लगातार इम्प्रूव किया है, और जो आज के डेट में अगर हम देखें तो 3.4 टाइम्स के आसपास बुक वैल्यू चल रहा है, तो उतना महंगा नहीं है एज़ कम्पेयर टू एक कंज्यूमर कंपनी, तो ठीक लग रहा है। अगर इनके रिटर्न रेशियोज़ इम्प्रूव होते हैं तो वैल्यूएशन शायद
थोड़े और एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आज के डेट में वैल्यूएशन हायर साइड में चले गए हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एवरेज। लेकिन इन एब्सोल्यूट टर्म अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट टर्म में वैल्यूएशन उतने बुरे नहीं लग रहे हैं। जैसे कि आज के डेट में ज़्यादातर कंपनीज़ के वैल्यूएशन बहुत हाई हैं, जहाँ पे ग्रोथ भी नहीं है, जहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश नहीं लग रही है। तो उसके अगर कंपैरिज़न में देखें, यहाँ पे कंपनी में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी लग रही है। पिछले 3 सालों में अगर हम देखें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी दिखा है फंडामेंटल्स में, ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है और नए प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो शायद वैल्यूएशन थोड़ा और इम्प्रूव हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम प्राइस मोमेंटम की बात देखें, तो प्राइस मोमेंटम लुक्स स्ट्रांग एंड इज अपवर्ड सिंस पास्ट 2 इयर्स लीडिंग टू हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये देखिए, तो पहले प्राइस की बुरे तरीके से धुलाई हुई। देखिए, पहले तो स्टॉक साइडवेज था 2 सालों के लिए आईपीओ के बाद, लेकिन 2018 के बाद जब कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, वैल्यूएशन थोड़े से हायर साइड में थे। अगर हम देखें, तो ये देखिए, तो प्राइस टू सेल्स 1.5 टाइम्स के 1.4 टाइम्स के आसपास था, लेकिन कंपनी का जब परफॉर्मेंस नहीं आया उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया। कोविड के दौरान इसने लो मारा, लेकिन थोड़ा-सा रैली आया, लेकिन 2022 में अगेन जो इनका इन्वेंटरी का प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से फिर जो 150 पे स्टॉक पहुँचा था वो फिर गिर के लगभग 70 के आसपास आ गया। और वहाँ से फिर अगर हम देखें तो 2023 के बाद कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो थोड़ा-सा अब अप ट्रेंड में नज़र आ रहा है, और उसका रीज़न क्या है कि इम्प्रूवमेंट दिख रही है फंडामेंटल्स में। उसके साथ-साथ ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, उसके साथ-साथ जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो भी स्केल करना शुरू हो गए हैं, और साथ ही साथ रिसेंटली कंपनी ने प्रेफ़रेंशियल इश्यू किया था जिसमें कि काफ़ी मार्की इन्वेस्टर जैसे कि राकेश झुनझुनवाला के जो साथ काम करते हैं तो उत्पल सेठ, उन्होंने भी कंपनी में स्टेक लिया है, तो वो भी एक अच्छा साइन हो सकता है। शायद यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो सकता है बिज़नेस मॉडल में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइस ट्रेंड अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, प्राइस इज़ स्टिल अराउंड आईपीओ प्राइस बैक इन 2016, सो विल हैव टू सी इफ इट मेक्स एन ऑल टाइम ऑफ 350। तो अभी तक जो इनका ऑल टाइम हाई है, आई थिंक कितने का है? तो 3 साढ़े 300 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। अगर ये प्राइस जो अभी आज के डेट में अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है, अगर ये 350 को क्रॉस करता है तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि जब भी फ्रेश हाई मारेगा कोई स्टॉक तो वहाँ से फिर वो देखना होगा कि कितना वो चल सकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो नज़र आ रही है बिज़नेस में, और अगर यहाँ पे फ्रेश हाई मारता है स्टॉक, तो वो एक अच्छी साइन होगी स्टॉक के लिए। उसके बाद अगर हम देखें, ओवरऑल करंट मोमेंटम सीम्स गुड अलॉन्ग विद इंप्रूविंग फंडामेंटल्स एंड ओके वैल्यूएशंस। तो फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं, मोमेंटम अच्छा लग रहा है, और वैल्यूएशंस जो है वो ठीक-ठाक है, उतने महँगे नहीं है। हालाँकि थोड़ा-सा अब हायर साइड में है। आज से मेबी 6-8 महीने पहले थोड़े और वैल्यूएशन सस्ते थे। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें, तो यहाँ अगर हम पीई के बेस पे भी देखें, ये देखिए, तो पीई 18-17 के टाइम्स 17, 18, 16 16 से 18 टाइम्स के आसपास था मार्च 25 में, यानी 5-6 महीने पहले ही। उसके बाद अगर हम प्राइस टू सेल्स भी देखें, तो प्राइस टू सेल्स भी ये देखिए 0.6 टाइम, यानी एवरेज से नीचे था। तो थोड़े से वैल्यूएशन हायर साइड में, लेकिन उतने खराब नहीं है वैल्यूएशन एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। तो अब अगर हम बात करें की डेवलपमेंट्स की, तो सबसे पहले कंपनी इज लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स सच एज प्रोटीन बार्स, ग्रीक योगर्ट एंड सो ऑन, विच आर हायर मार्जिन प्रोडक्ट। तो बेसिकली कंपनी जो भी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है वो हायर मार्जिन कैटेगरी में लॉन्च कर रही है, जैसे कि प्राइड्स ऑफ काओ के अंडर, या अवतार के अंडर, या गोवर्धन, और वो तो वहाँ पे जहाँ पे मार्जिन हायर है वहाँ पे कंपनी का फोकस है, जैसे फ्लेवर्ड मिल्क हो गया। तो ये सब कंपनी जो है प्रोडक्ट नए नए लॉन्च कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें, कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड कैपेसिटी स्पेशली इन प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो इन्हीं प्रोडक्ट में जो इन फ्यूचर कैपेसिटी है वो भी एक्सपैंड हो रही है, और उसके लिए कंपनी ने रिसेंटली एक प्रेफरेंशियल इशू भी किया था, जिसमें काफ़ी मार्की इन्वेस्टर्स जैसे उत्पल सेठ है, उन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पे भी उनका भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में आया है। तो वो जो है फंड्स जो है वो इन प्रोडक्ट्स के एक्सपेंशन के लिए, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए, R&D के लिए, मार्केटिंग के लिए, वहाँ पे ये सब यूज़ होंगे। और साथ ही साथ कंपनी के कुछ इनसाइडर हैं, उन्होंने भी इस प्रेफरेंशियल में हिस्सा लिया था, जो कि एक अच्छा साइन है। उसके बाद अगर हम देखें, कंपनी इज एक्सपेंडिंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो कंपनी अपना जो ऑफलाइन और ऑनलाइन चैनल है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एक्सपेंड कर रही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें, कंपनी हैज सेट अप न्यू सब्सिडरी इन दुबई टू इंक्रीज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट विद प्राइड ऑफ काओ एंड अवतार ब्रांड्स। तो जो आज के डेट में 1% का एक्सपोर्ट है, वो कंपनी धीरे-धीरे ये 4 3 से 5% तक ले जाने की सोच रही है। ऐसा कंपनी का मानना है कि वो आने वाले 2-3 सालों में एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहती है, स्पेशली अवतार और प्राइड्स ऑफ काओ ब्रांड के साथ। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जहाँ पे इन फ्यूचर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी इम्प्रूव होगा, और साथ ही साथ इनके जो मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो
अगर हम बात करें की रिस्क फैक्टर्स की, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो हर एक बिज़नेस में रहते हैं, तो सबसे बड़ा की रिस्क फैक्टर है मिल्क के जो प्राइसेज़ हैं वो आपने देखे होंगे काफ़ी वॉलेटाइल है और बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है वो वेदर पे। तो काफ़ी अगर वेदर क्लाइमेट अच्छा रहता है तो काफ़ी कई बार मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होता है, अगर वेदर खराब रहता है तो मिल्क का प्रोडक्शन कई बार खराब भी हो जाता है। उसकी वजह से जो मार्जिन जो प्राइस है मिल्क के वो काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, और इसी कारण कंपनी के जो मार्जिन है वो उनमें स्टेबिलिटी शायद उतनी ना रहे, लेकिन जैसे-जैसे इनके जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट हैं, जो अवतार हो गया, वे प्रोटीन या और क काफ़ी सारे जो हायर मार्जिन प्रोडक्ट हैं, उनमें फिर भी थोड़ी मार्जिन की स्टेबिलिटी रहती है। तो अगर वो बिज़नेस ज़्यादा स्केल करेंगे तो शायद इनके मार्जिन भी स्टेबल रहें, अदरवाइज़ मार्जिन वोलेटाइल रहेंगे इन फ्यूचर भी। उसके बाद अगर हम देखें, कंपनी हैज़ हायर वर्किंग कैपिटल डेज़ एज़ कंपेयर्ड टू पीयर्स ड्यू टू हायर शेयर ऑफ सेल्स ऑफ होरेका व्हिच आर हायर क्रेडिट साइकिल। तो बेसिकली जो कंपनी होटल, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ होरेका, जिसका जिसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम बोलें होरेका, उनको जो सेल करती है उनमें क्रेडिट साइकिल ज़्यादा रहता है। सपोज़ कंपनी अगर कंज्यूमर को सेल करेगी तो उसी टाइम उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी एक होटल को सेल कर रही है या रेस्टोरेंट को या कैफ़े को, तो वहाँ पे क्रेडिट साइकिल थोड़ा ज़्यादा होता है। उस वजह से कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल डेज़ हैं, जो एज़ कंपेयर टू पीयर्स जिनके 15 से 20 या कईयों के नेगेटिव भी हैं, तो उनके कंपैरिज़न में कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल डेज़ है वो लगभग 60 के हैं। लेकिन ये पिछले 2-3 सालों में इम्प्रूव किया है, और इन फ्यूचर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 50 के नीचे शायद आ सकते हैं, जैसे-जैसे नए बिज़नेस स्केल होंगे। क्योंकि वो बी टू सी बिज़नेसेज़ हैं। उसके बाद स्केलिंग न्यू बिज़नेसेज़ विल रिक्वायर स्पेंस एंड फेलियर टू एक्जीक्यूट दिस कैन लीड टू मार्जिन प्रेशर। तो जो नए बिज़नेस हैं उनको स्केल करने के लिए एडवर्टाइज़मेंट भी चाहिए आपको, डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, उसके बाद इन्फ्लुएंसर के साथ भी जो मिलके आपको एडवर्टाइज़मेंट करना है, वहाँ पे भी स्पेंड चाहिए। साथ ही साथ न्यू आर-एन-डी भी चाहिए, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, और ये सब में पैसा जाता है। लेकिन अगर ये बिज़नेस ही स्केल नहीं कर पाए, तो ये जो पैसा है, ये सब ज़ीरो होगा, और जो मार्जिन है, फिर अंडर प्रेशर आ जाएँगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कंपनी जो है नए प्रोडक्ट्स का जो लॉन्च है, उसको एग्ज़ीक्यूट कर पाती है। हाल-फिलहाल में तो कंपनी ने अच्छा किया है पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें, तो इनके जो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इनकी प्रेज़ेंटेशन में जाके, तो यहाँ पे कंपनी ने शेयर दिया था कि किस तरह से इनका जो प्रोडक्ट सेल्स है वो बढ़ा है। यहाँ पे 1 मिनट। ये आई थिंक ये देखिए, तो ये देखिए, तो Q1 FY23 में जो 2% था न्यू एज बिज़नेस, वो आज 9% हो गया। सिमिलरली जो कोर बिज़नेस है वो 46% थे, जो आज 57% हो गए हैं। तो ये 2 हायर मार्जिन प्रोडक्ट बिज़नेसेस हैं, जो कि धीरे-धीरे बढ़ रहा है जिनका शेयर रेवेन्यू में। तो ये एक अच्छा साइन है, और एग्ज़ीक्यूशन लग रहा है कि अच्छा है फॉर द मोमेंट। लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरह से ये 9% का शेयर है, ये 15% या 20% तक जाता है, और साथ ही साथ जो दूसरा 57% है, क्या वो 65% तक जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मार्जिन भी कंपनी के इम्प्रूव करेंगे, और वर्किंग कैपिटल डेज़ भी थोड़े इम्प्रूव करेंगे। तो उसके बाद अगर हम आ जाएँ समरी पे, तो बेसिकली फंडामेंटल्स हमें ठीक लग रहे हैं, उतने खराब नहीं है। ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन अच्छे हैं, पिछले 2-3 सालों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। रिटर्न रेशियोज़ थोड़े लोअर साइड में एज़ कंपेयर टू कंज्यूमर कंपनी और एज़ कंपेयर टू देयर पीयर्स, क्योंकि अ, इनका जो मार्जिन प्रेशर था, उसके बाद इन्वेंटरी राइट ऑफ हुआ, वो सब की वजह से इनके जो रिटर्न रेशियो है वो थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, ये काफ़ी खराब है, और ये भी जो इनका इन्वेंटरी राइट ऑफ है उसकी वजह से, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ा हाई है, और ये तीनों फैक्टर जो है वो इन्वेंटरी राइट ऑफ की वजह से ही इनका जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो उसी वजह से ये तीनों खराब लग रहे हैं। लेकिन अभी जैसे-जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो ये तीनों भी इम्प्रूव हो रहे हैं, और ग्रोथ और मार्जिन भी ऐसे ही पिछले 3 सालों में इम्प्रूव हुए हैं। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स उतने बुरे नहीं है, लेकिन उतने अच्छे भी नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर 1 साल और ऐसा ही परफॉर्मेंस आता है, तो शायद ये जो रिटर्न रेशियो है ये भी इम्प्रूव हो जाएँ, और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी हमें इम्प्रूव दिखे, और डेट भी थोड़ा कम दिखे। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स खराब नहीं है, लेकिन उतने अच्छे नहीं है, थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस भी उतने खराब नहीं है। वैल्यूएशंस भी एज़ कंपेयर टू पीयर्स भी अगर हम देखें, या आज के डेट में जो मार्केट का हाल देखें, तो 40-50 से कम तो कोई कंज्यूमर कंपनी मिल ही नहीं रही है। तो उसके कंपैरिज़न में अगर हम देखें, तो ग्रोथ भी इम्प्रूव हो रहा है, फंडामेंटल्स दूसरे भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो और प्राइस टू बुक, तीनों रेशियोज़ ठीक है, उतने खराब नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा आज के डेट में हायर साइड में चले गए। यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये 16, 17, 18 के टाइम्स पे था, वो 30 टाइम्स पहुँच गया है प्राइस टू अर्निंग्स, और सेम अगर हम मार्केट टू सेल्स देखें, तो 0.5, 0.6 टाइम से 1 टाइम पहुँच गया है। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में महँगे नहीं है वैल्यूएशंस, लेकिन अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना रिसर्च खुद करना है। मेरे को सपोज़ महँगे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको महँगे लग रहे हैं, तो आप उसके बेस पे डिसीज़न लेंगे, आपको खरीदना है, नहीं खरीदना, जो भी करना है। तो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, तो प्राइस ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे अगर आप देखें, तो पिछले 1 साल में
180 के आसपास का स्टॉक 300 के आसपास पहुँच गया। अगर हम पिछले 3 साल में देखें तो 117 से स्टॉक 300 पार कर गया है, लगभग-लगभग पौने 3 गुना 3 गुना हो गया है पिछले 3 सालों में स्टॉक। और हम बॉटम से देखें तो 4 गुना के आसपास स्टॉक हो गया है पिछले 2 सालों में, 2 ढाई सालों में। तो प्राइस मोमेंटम अच्छा लग रहा है, प्राइस मोमेंटम फ़ेवरेबल लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और अप ट्रेंड का शुरुआत हुई है, देखना होगा कि कितना लंबा जाता है। वैल्यूएशन थोड़े से हायर साइड में चले गए हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है। लेकिन अगर जैसे-जैसे इम्प्रूवमेंट आती है तो शायद ये वैल्यूएशन थोड़े और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल प्राइस ट्रेंड जो हमें फ़ेवरेबल लग रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो एनालिसिस है वो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा वीडियो किसी पर्टिकुलर कंपनी पे चाहिए तो आप उसका नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर मेरे को वो कंपनी समझ आ रही होगी और मुझे लगेगा कि कंपनी में कोई दम लग रहा है तो मैं उस पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख़्याल। धन्यवाद।